policy and pedagogic action plan in dealing with adolescent issues in school. और अब मैं पारुल मैम को इनवाइट करूंगी कि वो हमारे बीच मौजूद हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें सभी से, ताकि हम आज का सत्र आगे बढ़ा सकें। Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Before we formally begin with this summing up session of today, I would like to formally welcome today's guest, Miss Isha. She's sitting at the back there. And can you please come in the front? Miss Isha has been working in DOE as lecturer of history for the last 6 years. DOE में एज लेक्चरर हिस्ट्री काम करने के अलावा वो लोक शिक्षक मंच एक टीचर्स कलेक्टिव है, उसके साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पर वो शिक्षा, बच्चों, स्कूलों और शिक्षकों से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पे काम करता है। LSM भी और ईशा भी, वो भले ही CBSE की फीस का मुद्दा हो या एडमिशन और एडमिशन के डिनाइल का मुद्दा हो, NEP पे चर्चा हो या फिर बच्चों का पुश आउट ओपन स्कूलिंग की तरफ या और पैरेलल स्कूलिंग की तरफ हो, इन सब मुद्दों पे LSM और ईशा बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। एंड इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ऑफ कोर्स जेंडर से जुड़े मुद्दों पर भी शी हैज वर्क एंड हैज टच्ड अपॉन इन हर टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी वेलकम वी इनवाइटेड हर एंड would like to express our gratitude for coming here today. Thank you. I would like to invite today's acting principal, Mr. M.L. Meena, and Preeti ma'am to formally welcome Isha and express our gratitude. Sir, please. Can you please give a big round of applause to her? गुरु जी एक बार हाथ लगाओ, हाथ में आप ले लो। एक बार इधर भी मेरे देखिए मेरे Welcome, Isha. And now to begin with this session formally, I'd like to invite Preeti ma'am once again. She'll take it forward from here. Preeti ma'am. थैंक यू पारुल मैम। चलिए हम सिंथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी अध्यापक भली भांति परिचित हैं इस प्रक्रिया से, जो पिछले 10 से 15 दिनों से विभिन्न चरणों में चली आ रही है। पूरी प्रक्रिया हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा एक अवलोकन के साथ शुरू हुई कि स्कूल के किशोर अपने सहकर्मी समूहों के बीच लैंगिक संबंधों से जूझ रहे हैं और उन्हें समावेशी, उपजाऊ और उत्तरदायी अभिकरण के साथ बढ़ने के लिए एक शैक्षिक मचान यानी पेडागोजिक स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता है। किशोरों के सशक्त और सविमुख अभिकरण में शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं और इसी शैक्षणिक अभिकरण को उभारने के लिए एक ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम टीम TDC द्वारा प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में शुरू किया गया, जो कि विभिन्न चरणों में आयोजित हुआ। इसमें कुछ शिक्षक साथियों ने एक कुशल समन्वयक या सुगमकर्ता की भूमिका भी निभाई। इस प्रक्रिया की खास बात यह रही कि सभी शिक्षकों ने इसमें खुलकर अपने विचार और अनुभवों को साझा किया, एक दूसरे के विचारों के प्रति अपनी समझ विकसित की और साथ ही एक कुशल समन्वयक की भूमिका को समझा और उत्तम तरीके से निभाया भी। आप सभी के सेल्फ रिफ्लेक्शन, सिंथेसिस और फीडबैक फॉर्म हमारे साथ हैं और आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में, दिशा का निर्धारण करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। मैं आप सभी से इस प्रक्रिया में उभरे कुछ सामान्य अवलोकन साझा करना चाहूंगी। जो सेशन मुझे दिया गया है वो है इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्रिएट हुआ, हमने क्या सृजन किया, व्हाट वाज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ इनसाइट,
knowledge, perspective, thinking, feeling, self-awareness and group awareness. और आप सभी के रिस्पॉन्स को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ कॉमन ग्राउंड्स जो मैं निकाल पाई वो ये हैं। जेंडर इज अ सेंसिटिव इशू, यानी आप सभी मानते हैं और समझते भी हैं कि वाकई ये एक संवेदनशील मुद्दा है एंड इट हैज टू बी डेल्ट रिस्पॉन्सिबली। सेकेंड, one cannot deal with gender relations with preconceived notions, prejudice, biases, or being judgmental. And we have to be open-minded while going through this process. Humanistic view of each gender must be looked at. More discussions on gender roles and prevalent stereotypes in the society are needed to enable to change their perspective. मेरे आसपास की स्थिति तभी बदलेगी जब मेरा दृष्टिकोण बदलेगा। Need for gender neutral language or behavior by the teacher in classroom was also felt. Need to aware parents as well as students towards gender sensitization and education. इस विषय को और विस्तार से जानने और विचार विमर्श की आवश्यकता महसूस की गई। A common consensus couldn't be arrived at in some groups. हम सभी शिक्षक सोच और विचारों में अलग-अलग स्तर पर हैं। शायद इसीलिए एक आम सहमति बन पाने में कठिनाई हुई। मैं अपने साथ कुछ सैंपल फीडबैक भी लेके आई, जो वाकई जिन्होंने मुझे सोचने पे भी मजबूर किया, जो क्वेश्चंस वहां पे रेज हुए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कुछ एक या दो क्वेश्चन साझा करना चाहूंगी। एक क्वेश्चन जो निकल के आया वो ये निकल के आया डिस्कशन में, लड़का व लड़की को एक समान दंड दे सकते हैं या नहीं? विद्यालय में लिंग संबंधी शारीरिक और मानसिक कमजोरी या विशेषताओं से प्रभावित होना चाहिए या नहीं? उनके अनुसार ही उन्हें पुरस्कार या दंड की व्यवस्था होनी चाहिए या उनके प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए? शिक्षक का कौन सा व्यवहार उनके लैंगिक भेदभाव या समानता को पोषक करता है? What are the limitations of freedom in between boys and girls? How can you decide who is wrong? What are the actions to be taken if boys and girls are disobeying some basic rules? So ऐसी ही कुछ चीजें निकल के आई और क्वेश्चंस के साथ साथ फैसिलिटेटर के रूप में भी लोगों ने काफी रिफ्लेक्ट किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके साथ एक रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहूंगी। एक फैसिलिटेटर ने रिफ्लेक्ट किया है उद्देश्य के ऊपर, लैंगिक संवेदना से संबंधित समस्याओं के प्रति एकमत होकर समाधान की ओर बढ़ना, विद्यालय की उस प्रकार की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वयं में यानी सेल्फ अवेयरनेस पे उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, लैंगिक समस्या को कई दृष्टिकोणों से समझने का मौका मिला, स्वयं के विद्यार्थी जीवन को स्मरण कर समस्याओं को समझने में आसानी हुई, क्या रचनात्मक कार्य हुआ, इस पे उन्होंने लिखा है, प्लानिंग, ग्रहण क्षमता जागृत हुई, सामूहिक एकता, स्वयं जागरूकता, शाब्दिक संप्रेषण, कौशल प्रश्न, फीडबैक, उत्साह और सार ग्रहण। तो हमने ये देखा और पाया कि इस पूरी प्रक्रिया ने हमें बहुत लेवल्स पे प्रभावित किया। अब हालांकि मैं काफी समय ले चुकी हूँ, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन एक हाईली पैक्ड सेशन है विद आइडियाज, की क्वेश्चंस एंड टर्मिनोलॉजी टुवर्ड्स वर्किंग oneself of healthy gender relations. So without wasting a moment, मैं जस्ट महादेवी वर्मा जी की कुशलता पर कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद मैं अगला सेशन के लिए रितिका मैम को इनवाइट करूंगी। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वो पथ क्या पथी कुशलता क्या जिस पथ में बिगड़े शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। Now with this I invite Ritika ma'am. Thank you. Thank you, Preeti ma'am. Good afternoon to all. प्रीति मैम ने उन लेवल्स के एक तरीके से
निचोड़ बता दिया कि जो हमने 15 दिनों से हम लोगों ने डिस्कस किया। सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आज उसमें एक हमने लेवल्स के दौरान गूगल फॉर्म भी हम सब लोगों ने भरा था, उसके पर मैं कुछ जो हमने कंक्लूजन निकाला वो बताना चाहूँगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे गूगल फॉर्म का कि व्हाई नॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन दिस स्कूल, तो उसके लिए बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए सबके। ऑब्वियसली 3 तरीके के आंसर्स थे। बहुत लोगों ने बोला कि ये नॉर्म्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। बहुत लोगों ने काफी लोग ये भी थे जिन्होंने बोला नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सम ऑफ देम वर अनसर्टेन अबाउट इट कि नॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि क्या नॉर्म्स, लिस्ट 10 नॉर्म्स करके सेकंड क्वेश्चन हमारा आया था। उसमें भी बहुत ज्यादा हमें रेंज दिखाई दी। जिन्होंने ये लिखा था कि नॉर्म्स नहीं होने चाहिए, और कुछ नॉर्म्स भी, और वही कुछ उनमें से कुछ नॉर्म्स मैं अभी शेयर करना चाहूंगी। वो नॉर्म्स की बहुत लंबी लिस्ट थी, तो उनमें से कुछ नॉर्म्स कुछ इस तरीके से थे कि स्कूल टाइमिंग शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, rooms should be locked when the room vacant rooms should be locked, और था कि maintaining respectable distance। कुछ नॉर्म्स इस तरीके से भी थे कि there should be no birthday celebration in school, no student should visit other students' house after school, checking of mobile phones regularly, like once in a week लिखा हुआ था उसमें, and mobile phone should not be allowed, any communication device should not be allowed in the school premises। और एक और था students should go directly to their home after school। तो ये कुछ तरीके के नॉर्म्स हमारे पास निकल के आए। These are just few of them, लिस्ट बहुत बड़ी थी। अब इसमें सोचने विचारने की बात ये आई कि हम लोगों ने सोचा कि इन नॉर्म्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस एंड एज फैसिलिटेशंस। आप लोगों ने भी नॉर्म्स जो भी लिखे, आप एक बार जरूर उस पर रिफ्लेक्ट करिएगा कि वो नॉर्म्स रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आ रहे हैं या फैसिलिटेशंस के अंडर आ रहे हैं। सिंस आवर स्कूल इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर थोड़ा सा इतना मायने नहीं रखेगा। हम लोग फैसिलिटेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब इन नॉर्म्स के बारे में सोचने की क्या बात है कि नॉर्म्स इस तरीके के हों कि नॉर्म्स किसी की फ्रीडम को कर्टेन ना करे। नॉर्म्स बना कौन रहा है? अभी वी एज एडल्ट्स हम लोगों ने गूगल फॉर्म बनाए, और इन अब इसके साथ ही ये भी आया कि इन नॉर्म्स को, कई लोगों ने ये भी लिखा था कि नॉर्म्स को हम आगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सहमति से बनाए। बट यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो नॉर्म्स जितने भी हम लोगों ने लिखे या आगे हम लोग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ इसके साथ जो भी डिस्कशन करेंगे, इट विल बी अ को-कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉर्म्स। Everybody will be involved, every stakeholder will be involved in constructing these norms। और ये नॉर्म्स जो हम लोगों ने लिखे हैं, हमने जो भी रिव्यू करा, these are not like the conclusion or the solution to any of the problems, we have to think about it। और यहाँ इस सेशन से अगर हम अपने आप में मन में एक डाउट या क्यूरियोसिटी या क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं, यही मेरे ख्याल आज इस सेशन का सबसे बड़ा टेक अवे होगा। सो व्हाटएवर फॉर्म वी हैव फिल्ड, उसमें से अगर हम ही अपने आप एक बार जरूर इस पर विचारें कि जो नॉर्म्स हमने लिखे, विल इट फॉल इन विच कैटेगरी, वो किस कैटेगरी में फॉल होंगे, रिस्ट्रिक्शंस या फिर फैसिलिटेशन। इसी के साथ मैं कुछ टीचर्स को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट दिस डेलिब्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद आरती मैम। आरती मैम। धन्यवाद दीपिका मैम, और आप सबका भी सादर अभिनंदन। आज हम सब यहाँ लैंगिक समदृष्टि विषय पर एकत्रित हुए हैं, और पिछले 15 दिनों से जो हमारी वर्कशॉप चल रही थी लैंगिक समदृष्टि को लेकर, समभाव को लेकर,
उसके संबंध में मेरे कुछ विचार बने, वो सब मैं अब तक साझा कर रही हूँ। सृष्टि में कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं जो नर या मादा श्रेणी में ना बटा हो। यह तो सृष्टि की अनिवार्य विशेषता, उसकी ताकत है। प्रकृति में इन दोनों को विकास के समान अवसर मिलते हैं। वर्तमान संदर्भों में लैंगिक समदृष्टि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। प्रश्न ये है कि शिक्षण तंत्र का हिस्सा होने के नाते कैसे हम इस संवेदनशीलता को अपनी शिक्षण नीतियों में ग्रहण करें और अपने विद्यार्थियों को लैंगिक समदृष्टि के विषय में सचेत करें। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम एक ऐसे विश्वासपूर्ण वातावरण का निर्माण करें जहां जैविक, सामाजिक या अन्यान्य बदलावों पर खुलकर स्वस्थ संवाद स्थापित किया जा सके। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम सभी अभिभावक शैक्षणिक, प्रशासनिक या सामाजिक सदस्य के रूप में किसी भी व्यवस्था के हिस्से हों, वहां अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सजग और सचेत रूप में करें। एक जीवन के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म तक इतनी साथ संभाल की जाती है, तो जन्म लेने के बाद उसके तन, मन और बुद्धि के स्वस्थ विकास की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की कई गुना बढ़ भी जाती है। एक शैक्षणिक व्यवस्था में हमें अपने विद्यार्थियों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देना होता, अपितु उसे जीवन की पाठशाला का एक सजग अध्येता भी बनाना होता है। अध्येता यानी कि विद्यार्थी। जब एक निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित परीक्षा प्रारूप, निर्धारित समय स्थान नहीं होगा और जिंदगी जब रोज अपनी तरह तरह की उलझनों के साथ हमारे विद्यार्थियों के समक्ष प्रश्नवाचक मुद्रा में खड़ी होगी, तब सामाजिक रिश्तों की थाती को संभाले ईवीजीसी, स्पेशल एजुकेशन और विषय अध्यापकों की समय समय पर प्यार और फटकार भरी जीवन की सीख देने वाली शिक्षण शैली शायद उन प्रश्नों को समझने और सुलझाने के कुछ सूत्र दे जाए। केवल नियम बना देने मात्र से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि आप अपने नियमों के आलोक में अपने विद्यार्थियों को दृष्टि देना चाहते हैं, तो आपको दृश्य भी वैसा ही प्रस्तुत करना होगा। कलाम जी के शब्दों को उधार लेकर कहूं कि अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूर्य की तरह तपना भी तो सीखो। यानी हम अपने में वो पहले ज्ञान की दृष्टि जगाएं जिसमें जीवन के स्वस्थ विकास की ऊर्जा पनप पाए और आप एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभरे, ना कि सिर्फ नर या मादा के रूप में। हमें अपने विद्यार्थियों के ब्रेन को ट्रेन करना होगा, उसमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। इसके लिए हमें भी उनके समक्ष एक ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करना होगा जिसमें उन्हें कथनी और करनी का विरोधाभास ना दिखाई दे। यानी करनी और अकरणीय का भेद, क्या करें और क्या ना करें, शाब्दिक से ज्यादा व्यवहारिक स्तर पर समझाने और दिखाने का प्रयास किया जाए। यदि परिवार, सामाजिक पृष्ठभूमि और विद्यालय स्तर पर युवा मन को यह समदृष्टि संभाव मिले, तब शायद हमारे आसपास का युवा मन अपने स्व विवेक से संचालित हो सके। धन्यवाद। थैंक यू आरती मैम। अब मैं शैली मैम को बुलाना चाहूंगी। सही है। जैसे कि मैम ने बताया कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स पे बात की, सभी टीचर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो हमने मतलब जो मुझे समझ में आया, जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया कि जब हम एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, आइडिया ये था कि हम बच्चों को एक हेल्दी और एक सेफ एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो स्कूल में ही स्पेंड करते हैं। पर उसके लिए हमें समझना होगा कि हम जेंडर आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। हम जो कई बार होता है कि हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमें सोशलाइजेशन इस तरह की हो चुकी होती है, स्कूल लेवल पे, फैमिली लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे इतनी ज़्यादा सोशलाइजेशन हमारी हो चुकी होती है जेंडर आइडेंटिटी को लेके, कि हम एक प्री डिफाइंड नोशन के साथ बैठे होते हैं कि हाँ, इफ अगर ये मेल चाइल्ड है या मेल है तो इसको ऐसे बिहेव करना है, या फीमेल है या गर्ल चाइल्ड है तो उसको ऐसे बिहेव करना है। और कोई भी बच्चा उससे डिविएट होता है तो हम उसे लेबल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट निकल के आया था हमारी डिस्कशन में भी कि प्री डिफाइंड जो नॉर्म्स या फिर एक कैरेक्टर या हम बना देते हैं बच्चों का कि उन्हें इसी तरीके से बिहेव करना है,
एंड इफ दे डिविएट वी स्टार्ट लेबलिंग देम। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो मेरे ग्रुप में भी थी और बाकी ग्रुप में भी देखा होगा, कि जो सारे टीचर्स थे हम सब एक अलग अपब्रिंगिंग, अलग कल्चर, अलग स्टेट से आते हैं, बट क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं तो जो सोल्यूशंस निकल के आए वो कंसेंसस के थ्रू आए और एक ओपन अप्रोच रही हमारी। एक नैरो माइंडेडनेस या पेरोकियल थिंकिंग जो हम कहते हैं वो नहीं थी। और समझा हमने इस मुद्दे को कि चेंज आया है बट फिर भी अभी बहुत काम करना इस डायरेक्शन में बाकी है। तो जो आइडेंटिटी हमें दे दी जाती है उससे अलग होना, या उसी में अगर हम कंस्ट्रक्ट अपने आप को कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो और उसी तरह की अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को देंगे, जनरेशन को देंगे, तो चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वाई दीज डिस्कशंस आर इम्पॉर्टेंट वेयर वी क्वेश्चन आर मेंटल मॉडल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी। माई नेफ्यू इज़ 5 years old, अभी वो 6 का हो जाएगा। उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी उसके साथ गेम खेलो, वो क्योंकि उसकी मम्मी ने सिखाया उसे रोना नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर एंग्री हो जाता है और कुछ भी चीज़ें इधर उधर फेंकता है अगर वो किसी भी गेम में हार जाता है। तो मैं ऐसे ही उसके साथ ऐसी गेम खेल रही थी। आपने भी बचपन में खेला होगा, जब हम डॉट्स बनाते हैं और बॉक्सेस कंप्लीट करने होते हैं और हम अपना नाम उसमें लिख देते हैं SY, युवराज उसका नाम। तो उसके कम बॉक्सेस बने और मेरे ज़्यादा बने, तो उसने वो पेज ही फाड़ के फेंक दिया, उसने काउंट भी नहीं करने दिया। तो मैंने कहा अगर आपको बुरा लग रहा है, मैंने सिंपली बोलो रो, आपको गुस्सा आ रहा है, व्हाई डोंट यू क्राई। तो बस उसका जो मतलब 5 year old बॉय टेलिंग मी बॉयज डोंट क्राई। तो मतलब वैसा जो इन्वायरमेंट एक घर में मिल रहा है कि पेरेंट्स ही ऐसी अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं। पर ज़्यादा डिस्कशन मैं उस वक्त कर नहीं पाई मतलब फैमिली में, बट कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियसली ज़्यादातर हम ये बोल देते हैं बच्चों को, चाहे वो टॉयज़ के थ्रू हो या कपड़ों के थ्रू हो या किसी भी थ्रू, हम ये एनग्रेन कर देते हैं, एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर उनके लिए बना के रख देते हैं, जो जिस पे हमें मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। बाद में सोसाइटी पे या फिर स्कूल में अपने आप वो चेंज दिखने लगेगा। थैंक यू। थैंक यू शैली मैम। अब केपी सर। तो चक्कर है नहीं लगा देता हूँ। रेडियो के बाद फेसबुक में लाइव। नमस्कार। जो प्रीति मैडम ने एक हिंदी वाला पोर्शन पढ़ा था वो मेरा ही था, तो उनकी हिंदी की कमजोरी की वजह से नहीं लड़खड़ा रही थी, मेरे लपेटा लिखावट की वजह से लड़खड़ा रही थी, तो इसीलिए मेरे को कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। हाँ, निरंतर हम इस विषय में अद्यतन हुए हैं, अपडेट हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर मैं, और पर्याप्त स्वस्थ चर्चा थी, अपेक्षा से अच्छी चर्चा थी। हम इतनी अच्छी चर्चा की अपेक्षा शायद नहीं कर रहे थे हमारे ग्रुप में, तो इस दृष्टि से बहुत पर्याप्त सुलझी हुई चर्चा थी। ज़्यादा न बोलते हुए मैं 2005 में कुछ लिखा था जब युवा की ट्रेनिंग हुई थी, तब का कुछ पढ़ देता हूँ, 2-3-4 लाइनें हैं और उसके बाद मेरी बात इसी में पूरी हो जाएगी शायद। खुल जा भैया। शीर्षक है चुप्पी तोड़ो। लिखा 2005 में था, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट का काम था तो उसमें लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं गया, पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहुत हुआ संकोच झिझक, इतनी भी चुप्पी अच्छी नहीं, जितनी भी बातें पुरानी हैं सारी की सारी सच्ची नहीं, सारी अच्छी बातों को छुप करके ही क्यों करते हैं कहते हैं, सारे अच्छे कामों को छुप करके ही क्यों करते हैं। बहुत सारे इसमें उस समय दृष्टिकोण में थे कि कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान से लेकर के कई व्यक्तिगत कई कार्य हैं, भोजन इत्यादि के विषय में भी शास्त्रीय परिचर्चा है कि एकांत में करें, शांत करें वगैरह वगैरह, उधर भी उसका इशारा है। आओ खुलकर बातें कर लें, छुपी शंकाओं की परतें खोलें, मंच युवा का मन है, फिर विचार ये जर्जर क्यों हैं, बढ़ती दाढ़ी बढ़ते मस्से, चिंता के ये नहीं है किससे, कैसे किशोर अब युवा हो गया है, क्यों किशोरी अब युवती कहलाती, सारी बातें खोल के बोलो, खुल के बोलो, भूल कर ये भेद सारे भूल के बोलो, घुल मिलकर बोलो, झूठों का तुम भांडा फोड़ो, तोड़ो चुप्पी बस चुप्पी तोड़ो। धन्यवाद। थैंक यू केपी सर। अब मैं प्रिया मैम को इनवाइट करना चाहूँगी। प्रिया मैम प्लीज।
सही समय पर आ गई है। धन्यवाद टीम TBC मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने प्रधानाचार्य जी श्री अजय कुमार चौबे का, जिन्होंने इस इतने रेलेवेंट मुद्दे पर हम लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया, और ये मौका हमारे सामने रखा कि हम अपने अनुभवों, अपनी सोच को इस मुद्दे पर लाकर केंद्रित कर सकें और एक हेल्दी डिस्कशन हम इस मंच पर कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके संदर्भ में एक बात कहती हूँ कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। किसी भी समाज को, किसी भी संस्था को इसी परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते आने वाले चेंजेस के साथ। तो इसी परिवर्तन की बयार को महसूस करते हुए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और बात आती है अगर सेक्स और जेंडर, दो शब्द जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं अपनी किसी भी डिस्कशन में, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी। बेशक हम इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली लेते हैं, एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है। आसान शब्दों में कहूँ तो सेक्स मतलब जो प्रकृति ने क्रिएट किया, यानी कि स्त्री और पुरुष, और जेंडर जो हमने या सोसाइटी ने क्रिएट किया। तो जेंडर हमारे बनाए हुए नोशंस हैं, जैसे कि अभी शैली मैम ने भी कहा कि बॉयज डोंट क्राई, अगर रो भी दे बेचारा तो कहेंगे कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, उसको रोने की फ्रीडम भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं कि अगर बच्ची होगी तो पिंक कलर उसके लिए चूज कर लेते हैं, और बच्चा होगा, बॉय होगा तो ब्लू कलर, और शायद आदत भी वैसी डालते हैं कि आपको पिंक ज़्यादा सूट करेगा या ब्लू ज़्यादा सूट करेगा। इसके अलावा अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, अगर मान लो मैं अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेकर जाती हूँ ग्राउंड में, तो बॉयज अपना जाते खेलने शुरू हो जाते हैं, उनको फुटबॉल चाहिए, उनको क्रिकेट बैट चाहिए, लेकिन गर्ल्स बेचारी एक तरफ खड़े होके, उनको शायद अपब्रिंगिंग करें, कंडीशनिंग करें, जो भी करें, वो अपने आप को बहुत कंजर्व करके, क्योंकि उनके तो वही खेल शायद इनबिल्ट हैं कि हमें गुड़िया से खेलना है या हमें इंडोर गेम्स खेलने हैं, तो शायद वो उतना एक्टिवली गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो एक बहुत विजिबल सा डिवाइड है जो हम महसूस कर पाते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। अब बात आती है एडोलेसेंस की, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक भी है। एडोलेसेंस ऐसी एज जिसको हम टीनेज भी कहते हैं अपनी आम भाषा में, जिसमें कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत से फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है, अपनी शरीर में आने वाले बदलावों को महसूस कर रहा होता है, और इन्हीं सभी बदलावों के साथ वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का माध्यम भी ढूंढता है, और उसको नहीं पता कि किस तरीके से सही तरीका है, गलत तरीका है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये उसको नहीं पता। और वहाँ हम एक और लेबल पुट कर देते हैं मॉरलिटी का या नैतिकता का। तो मेरा ये कहना है कि एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे, या एक विद्यालय के रूप में हम यहाँ बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्या सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ही काफी है, या फिर हम बच्चे को ये मदद करें, उसको इतना एम्पावर करें कि वो अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर सके, उसको वो सेट ऑफ लाइफ स्किल्स हम देने की कोशिश करें, ताकि वो आने वाले समय में कोई भी समस्या को मेंटली बैलेंस रूप से सुलझा सके, अपनी क्यूरियोसिटीज को समझ सके, एक सही सोर्स से उनको जान सके। ऐसा ना हो कि अधकचरा ज्ञान जो उसको मिल रहा है आसपास टेक्नोलॉजी के थ्रू या कहीं से भी, उसके थ्रू हमारा बच्चा मिसगाइड हो जाए। तो शायद हम इस चर्चा का फोकस हमारा यही रहेगा कि हम किस प्रकार से एक स्कूल के रूप में, एक संस्था के रूप में अपने बच्चों के अंदर ये सेट ऑफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारा बच्चा एक फिजिकली
मेंटली साइकोलॉजिकली साउंड तरीके से अपने आप को बिल्ड कर सके और सोसाइटी में अपने आप को एक अच्छे सिटीजन के रूप में आगे एस्टेब्लिश कर सके। जी, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू प्रिया मैम। अब मैं सुशील सर को बुलाना चाहूंगी। सुशील सर प्लीज आइए और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू। बहुत सारी बातें बोली जा चुकी है तो रिपीट नहीं करूँगा, बस 2-3 बातें ऐड करनी चाहिए। फर्स्ट तो ये जो पूरा हमारे चर्चा हुई इससे मैंने जो जाना कि हमें मेल फीमेल से पहले एज ए इंडिविजुअल को मानना। थैंक यू। मेरा मानना ये है कि जो हम या शुरुआत से तो फारूक मैम के बाद ये डेंट पढ़ा सकते हैं दिमाग पे सोच पे, वो डेंट जरूर पढ़ा है जरूर करते हैं। वो डेंट मेरी सोच में ये पढ़ा है कि जो हम किसी को जज करते हैं तो पहले मेल फीमेल से पहले हमें उसको एज ए ह्यूमन जज करना है। छोटा सा इंसिडेंट है, भी रिसेंटली होली आई है, एक फेसबुक पे पोस्ट कर रही थी कि होली का एक फीमेल थी उसको जलाया गया इसलिए मैं होली नहीं मनाऊँ, किसी फ्रेंड ने डाली थी। उससे मेरा ये सवाल था मेल होता तो क्या आप होली मनाते? उसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, तो जब मिले तो बताऊंगा। तो हमें जजमेंटल नहीं होगा, तो जो रूल्स या जो नॉर्म्स बनाने आगे को हम आगे बनाए एज ए संस्था लेवल पे या एज ए सोसाइटी लेवल पे, तो एज ए ह्यूमन मान कर नहीं जाए तो बेटर है। तो बस मुझे वो बोलना चाहिए। थैंक यू सुशील सर। अब मैं मुकेश सर को बुलाना चाहूंगी। मुकेश सर प्लीज आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और वो कविता भी पढ़ना जो आपने पॉसिबिलिटी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। वो कविता मैंने लिखी थी अभी जो एग्जाम हुआ था उस दौरान ड्यूटी करते हुए, और उसी दिन फिर मैंने पॉसिबिलिटी पे शेयर कर दी थी। वही कविता निष्कर्ष रही इस पूरी लैंगिक संवेदनाओं पर आधारित कुछ दोहे मैंने लिखे थे। कविता नहीं थी, कुछ दोहे थे, 4 दोहे लिखे थे मैंने। पहला दोहा है, लड़का लड़की एक है। जो मतलब मैंने महसूस किया, जो निष्कर्ष निकला इन मीटिंगों का और अभी जो ये चर्चा हुई हमारी, और इसका यही निचोड़ एक तरह से कि लड़का लड़की जो मैंने समझा, लड़का लड़की एक है, रखें इसका ध्यान, एक दूसरे का करे दोनों ही सम्मान। एक दुआ कोई। दूसरा दुआ है, कलियों को भी फूल से करने दो कुछ बात, कलियों को भी फूल से करने दो कुछ बात, गुलशन महकेगा तभी मुस्काएंगे पाप, गुलशन महकेगा तभी मुस्काएंगे पाप। एक दोहा है, गलत छुअन का हो नहीं अंश मात्र भी हो। जो नॉर्म्स हम बनाए तो उसमें ये चीज हमें देखनी है, और सबसे क्रिटिकल मुद्दा यही आने वाला है। गलत छुअन का हो नहीं अंश मात्र भी योग, अब शब्दों का ना करें कोई भी प्रयोग। और अंतिम दोहा है, कर ले उन्नत सोच सब, ले जीवन को साध, कर ले उन्नत सोच सब, ले जीवन को साध, मनसा वाचा कर्मणा नहीं करें अपराध। ये कुछ दोहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेन बात यही है, आज प्रेरणा मैडम और बीना कात्यान मैडम, इनसे हमारी मेरी बात हो रही थी, तो मतलब इसी संदर्भ में, इसी लैंगिक जो ये विषय है, इसी के संदर्भ में बात हो रही थी। संवेदनाओं का जो मुद्दा है, जो समस्याएं जो आ रही है विद्यालय में, इसको लेकर के बात हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि हम टीचर्स इस आयोजन के बाद
हम आपस में बात करना शुरू कर चुके हैं, हम चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। यानी और हम जब जेंट्स लोग भी जब स्टाफ रूम में बैठते हैं तो इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है, यही केंद्र होता है हमारी चर्चा का। तो ये एक इस आयोजन की सफलता है कि अब चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश सर और थैंक यू सभी का, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया। अब मैं पारुल मैम को बुलाना चाहूंगी। पारुल मैम आगे के सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू रितिका मैम, हमारी जेंडर डिस्कशंस को और ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्लूसिव बनाते हुए लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मैंने भी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन डिस्कशंस में शेयर किए। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने सारे सेशंस अटेंड किए एज ऑब्जर्वर, एज फैसिलिटेटर, एज टीडीसी। तो मेरे लिए इन डिस्कशंस में जो हमने कुछ क्वेश्चन से शुरू की थी, पहला सेशन भी कुछ सवालों से उठाया, दूसरा भी कुछ सवालों से उठाया, तो मेरे लिए व्हाट आई कुड टेक अवे वाज सम मोर क्वेश्चंस। जेंडर अब इतना ज्यादा दिमाग में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हर चीज पे सवाल उठ के आ रहे हैं। होली की मैं बात लेती हूँ, आई वाज जस्ट आउट विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी, तो मैं सोचा कि हैंग आउट कर लेते हैं, शाम का टाइम है। एक गाड़ी गुजरी साइड से और एक लड़का निकला उसमें, और उसने खींच के मुझे पानी का गुब्बारा मारा। पहले तो ऑफ कोर्स इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, मुझे गुस्सा आया, पर फिर एक सवाल आया। मुझे बहुत सारे मेरे मेल कोलीग्स ने, मेरे मेल फ्रेंड्स ने कहा कि अब टाइम बदल गया यार पारुल, तू क्या बातें करती है, अब तो औरतों का जमाना आ गया है, अब तुम्हारे पास भी तो फ्रीडम और लिबर्टी है, तू देख तू 11 बजे तक बाहर रहती है। बट क्या मेरे पास फ्रीडम और लिबर्टी होली वाले दिन भी है? क्या मैं ये स्पेसेस को उतने ही असर्टिवली होली वाले दिन भी ऑक्यूपाई कर सकती हूँ? क्या दिवाली की रात को 12 बजे ट्रेन बोर्ड करके घर जा सकती हूँ या कॉलेज वापस जा सकती हूँ? नॉर्मल डेज पे जब मेरे मेल कोलीग्स या मेल फ्रेंड्स मुझे कंपनी कर रहे हैं, शायद मेरा भाई कंपनी कर रहा है, या भाई दोपहर में मैं अकेले भी जा रही हूँ, तो शायद मैं रिलेटिवली थोड़ी सी लिबरल हूँ, थोड़ी सी फ्री हूँ। पर इन बाकी ओकेजन्स पे भी हूँ। क्यों इतनी आसानी से वो लड़का बेखौफ गाड़ी की खिड़की से बाहर निकला और मुझ पे गुब्बारा मार सका? मेरी तो आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई, एंड आई एम श्योर और जितने भी फीमेल टीचर्स यहाँ बैठे इनकी भी कभी हिम्मत नहीं हुई होगी। बट लड़के ये हिम्मत कैसे कर पाते हैं? क्यों मैं 20, 21, 22, 23, 30, 35, 40 की उम्र पर उनसे सवाल करती हूँ कि तुम आकर मेरी स्पेस, मेरी डिग्निटी को वायलेट कर सकते हो? क्यों यही सवाल मैं उनसे तब नहीं करती जब 11 साल की उम्र में वो अपनी बहन पे आकर चाटा मारता है कि नहीं मैं भाई हूँ, मेरा तुझसे ज्यादा हक बनता है इस चीज पे। जब ये सवाल हम सही उम्र में बच्चों के साथ उठाना शुरू करेंगे तो 30 साल की एक लड़की को सड़क पे होली पे खड़े हुए दोबारा नहीं पड़ेगा। मुझे होली से एक हफ्ता पहले गली से गुजरने पर डर नहीं लगेगा कि कहीं से अंडा गिर सकता है मुझसे, या कोई मुझे कहीं भी छू कर जा सकता है। यहाँ खड़े होकर बात करने में ना मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने में अच्छा नहीं लगा कि मुझे गुब्बारा पड़ा, या कोई मुझे मेट्रो में राजीव चौक से जब मैं निकलती हूँ तो मुझे पता है कहीं पे भी हाथ लग सकता है। कैसे मैं अपने बैग को अपने सीने से लगा के चलती हूँ कि कोई मुझे छू ना सके। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बात करते हुए, स्पेशली मैं जो खुद को क्लेम करती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत निडर होकर बाहर निकल सकती हूँ। बट मैंने भी अपनी 30 साल की जिंदगी में 20 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है।
जब मुझे पता है मेरी छोटी बहन घर से बाहर जाती है तो मेरे दिमाग में कांस्टेंट फियर रहता है कि वो सही से वापस आ जाएगी। और सही से वापस ना आने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ कोई बदतमीजी होगी, कोई उसे किडनैप कर लेगा और उसका रेप ही होगा। मैं उस लेवल तक तो सोच ही नहीं पाती, हिम्मत ही नहीं कर पाती। कोई उसे छू तो नहीं देगा, कोई चलते हुए उसे कोई रिमार्क, ल्यूड रिमार्क को पास नहीं करेगा, कोई छेड़ेगा तो नहीं उसे। ये सवाल खड़े हुए इससे पहले भी थे, आज भी है, बस आज मुझे लगता है मुझे आज इन सेशंस के बाद एक स्पेस मिली that now I can go out and ask these questions to each one of you, especially this side. इनसे मैं जानना चाहती हूँ। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी जेंडर को, मैं समझती हूँ and I think I try and consciously be as sensitive towards male gender as I try and be sensitive and inclusive towards female gender. But of course मेरे अपने experiences हैं, तो उस लेवल पे जाके जो मुझे पेन होता है वो शायद इस लेवल के लिए भी नहीं हो पाता है, पर मेरा एक छोटा भाई भी है, उसके लिए भी इतना ही कंसर्न है और ये सवाल उसके लिए भी है। मुझे लगता है कि अगर हम एज टीचर्स एक कंसर्न उठकर आया कि क्या एज टीचर्स हम इतने इक्विप्ड हैं कि हम जेंडर को लेकर बच्चों से बात कर सके। हमें एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए मैम, हमें कोई एक एक्सपर्ट को बुला लीजिए, वो बात करेंगे इस पर, या फिर आप EVGC से बात कीजिए, वो बच्चों से बात करेंगे, नहीं तो एक कमेटी बिठा देते हैं। क्या जरूरत है इन चर्चाओं की? इन चर्चाओं की जरूरत यही थी जो डेंट आप पे पड़ा। आज जो म्यूजिक रूम में बैठ के मेन टीचर्स बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 4 दिन के सेशन पे जो हमने 15-20 दिन बात किया, तो मुझे लगता है कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग एज अ TDC, एज अ टीचर, एज अ वुमन हियर। आज जब कॉन्फ्रेंस रूम से मैं निकलती हूँ, लोग मुझे कहते हैं मैम आपने ये सेशन किया, आप उस पर ये बात कर रहे थे, मुझे आपसे पूछ रहे हैं, सुशील सर आए, मैम आप मेरी बात को गलत समझ गए। तो जब ये स्पेस हमने जनरेट की ना, जहाँ मैंने सर की बात को गलत समझा, सर आए मुझे बात सही समझाने, फिर मैंने अपनी बात रखी। हमारा इन डेलिब्रेशंस का पर्पस यही था कि अब बात करना शुरू करें। जब सड़क पर मुझे गुब्बारा पड़ा तो मेरे पास स्पेशल एजुकेटर है, EVGC नहीं थी। एज टीचर्स हमारे पास स्पेशल एजुकेटर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रिसोर्स पर्सन नहीं होंगे। एंड ऑल ऑफ अस आर जेंडर्ड बीइंग्स। अब पैदा होते हैं तो उसके साथ ही बच्चे पैदा होने से पहले इनफैक्ट द काइंड ऑफ गिफ्ट्स, द काइंड ऑफ क्लोथ्स, द काइंड ऑफ रूम डेकोरेशंस वी चूज फॉर, हमारा जेंडर पे तो बात तभी से शुरू हो जाता है। वी ऑल आर जेंडर्ड बीइंग्स एंड वी आर लिविंग अ जेंडर्ड रियलिटी। तो ये कह देना कि मुझे इसकी समझ नहीं है, मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने जैसी बात है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। वी शुड असर्टिवली गो अहेड एंड टेक इट अप एज एन इशू कि नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे यार, मैं एक लड़की हूँ, मेरे वो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे मेल स्टूडेंट्स की कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है मेरी समझ कमजोर हो, उसमें मैं कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली काम कर सकती हूँ, उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकती हूँ बात करने से। आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, देयर आर मल्टीपल फोरम्स दैट टॉक अबाउट दिस, देयर आर मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस, वी हैव आवर टीचर्स हियर। कितने इन सेशंस में मैंने देखा यंग टीचर्स के एक्सपीरियंसेस कितने अलग हैं, मेल टीचर्स के कितने अलग हैं, जो सीनियर टीचर्स हु आर मैरिड, हु हैव चिल्ड्रन, हु हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, उनके एक्सपीरियंसेस कितने अलग हैं, उन सबसे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि एज टीचर्स हम लोग इतने इक्विप्ड नहीं हैं, कहीं ना कहीं इस सोच पे पहले सोचने की जरूरत है। खुद को इतना असहाय, इतना हेल्पलेस, इनइक्विप्ड, अंडर कॉन्फिडेंट मानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के मैंने व्यूज सुने, मुझे बहुत कुछ समझ में आया, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग व्यूज पे रिफ्लेक्ट करेंगे, मैं भी अपने शेयरिंग्स और अपने व्यूज पे रिफ्लेक्ट करूंगी, तो वी वुड नॉट फील एज हेल्पलेस एंड अंडर इक्विप्ड एज वी बिलीव आवरसेल्व्स टू बी। और फिर इसके बाद जब अपनी क्लास में जाके हम इन इश्यूज को टच करेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी उतने ही सेंसिटिव बनेंगे जितने हम उन्हें सेंसिटिव बनाना चाहते हैं। और फिर 30 साल की उम्र में किसी लड़की को किसी सड़क पे खड़े गुब्बारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उस बच्चे को 11 साल की उम्र में बताया जाएगा ना कि ये करना सही नहीं है, जितनी तुम्हारी स्पेस है उतनी ही एक लड़की की भी स्पेस है, हर इंसान की स्पेस है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये सब चीज़ों के इश्यूज आएंगे ही नहीं। हमारे तिहाड़ जेल भरा पड़ा है, हम काउंसलर्स भेजते हैं, उनसे बात करवाते हैं। इट इज ऑल अबाउट क्रिपल साइकी, वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर आइडेंटिटीज। हम अपनी आइडेंटिटीज ही ढंग से कार्व नहीं कर पाए, अलग अलग पैराडाइम्स में समझ नहीं पाए। मैं एक औरत हूँ, उससे स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं ऐसे औरत की हूँ, मैं काजल लगाऊं, मैं नहीं लगाऊं, मैं सांस किस तरह से लूँ, मैं बैठूं कैसे, हंसूं कैसे, खाना कैसे खाऊं, किससे कितनी बात करूं, इन्हीं चीजों में उलझी रह जाती हूँ, किसी और चीज में अपनी एनर्जी डिवोट ही नहीं कर पाती। लड़के इन्हीं चीजों से स्ट्रगल करते रहते। अरे मैं रोऊं, क्या मैं किसी लड़के का हाथ पकड़ के चल सकता हूँ? आज मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, मैं अपने दोस्त को गले लगा सकता हूँ? नहीं, वो क्या सोचेगा, अरे गले लगा रहे हैं, ये क्या बात हुई? ऐसे कौन एक्सप्रेस करता है? इन चीजों पे जज किया जाना, इन चीजों पे बुली किया जाना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने पे जब जो लोग बुली हो रहे हैं
आप सोचो अपनी ज़िंदगी में किन किन लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन अडल्ट को स्ट्रगल ना करना पड़े। एज अ कंट्री हमारे फ्यूचर को, एज अ सिटी दिल्ली सो कोट एंड रेप कैपिटल को अपने फ्यूचर में स्ट्रगल ना करना पड़े, कलेक्टिवली पूरे वर्ल्ड को अपने फ्यूचर में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो एज टीचर्स वी हैव दैट टूल, वी हैव दैट पावर एंड utmost responsibility to take this forward कि हम अपने बच्चों से बात करें ताकि जिन इश्यूज से हम स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे वो स्ट्रगल ना करें। थैंक यू। थैंक यू पारू मैम। इसी के साथ हमारा सेशन 1 जो है वो खत्म होता है और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के सबके एक्सपीरियंस जान के। वी विल हैव अ 10 minutes ब्रेक एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ सेशन विद सर। तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम और 10 मिनट बोले तो मतलब 1:40 पे भी ऑल शुड बी है।